अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, हमने चैप्टर शुरू किया था स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन। स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो स्केलेटल मसल था उसका ढांचा पढ़ा था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है, यानी जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो वो किस तरह होती है, वो किस थ्योरी या किस मॉडल हो मानती है। तो ये एक मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसमें हमने पढ़ा था कि जो मसल फाइबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मायोफिब्रिल्स, यानी एक थिन फिलामेंट्स होते हैं और दूसरे थिक फिलामेंट्स होते हैं। ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन प्रोटीन है बने हुए होते हैं, और जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन प्रोटीन है बने हुए होते हैं। तो ये जो थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है, यानी आई बैंड वाले फिलामेंट और ए बैंड वाले फिलामेंट। अब ये कौन से फिलामेंट्स हैं ये आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लाइट बैंड यानी आई बैंड है फिलामेंट जो है ये स्लाइड ओवर हो जाते हैं थिक फिलामेंट है ऊपर, यानी ए बैंड है फिलामेंट्स पे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। थिन मायोफिलामेंट्स स्लाइड ओवर थिक मायोफिलामेंट्स, यानी है आई बैंड में पाए जाने वाले थिन फिलामेंट जो हैं वो स्लाइड ओवर हो जाते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं थिक फिलामेंट है ऊपर जब कंट्रैक्शन होती है मसल्स है अंदर, यानी जब मसल सुखड़ता है। लेकिन जब मसल रिलैक्स फॉर्म में होता है, जब वो सुखड़ने की हालत में नहीं होता है, रिलैक्स फेज में होता है, तो वो जो थिन फिलामेंट हैं और थिक फिलामेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर नहीं होते बल्कि सिरे से अटैच होते हैं। यानी थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर एट दी एंड होता है, यानी एंड से थोड़ा सा अटैच होता है, बिल्कुल उसके ऊपर स्लाइड ओवर नहीं हुआ होता। तो इस तरह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। कंट्रैक्शन के दौरान थिन फिलामेंट जो है वो ऊपर स्लाइड ओवर हो जाता है, और रिलैक्सेशन फेज के दौरान जो है वो सिर्फ एट दी एंड जो है वो अटैच रहता है। तो ये डेफिनेशन है। अब स्केलेटल मसल्स है अंदर जो है वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन यानी मूवमेंट कौन पैदा करवाता है, तो वो मूवमेंट पैदा करवाने वाला जो पीछे जिम्मेदार है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स आती है। ये जो नर्व इम्पल्स है ये आंखें स्टिमुलेट करती है। अब थिन फिलामेंट है में जो है प्रोटीन मौजूद है वो है एक्टिन प्रोटीन। अब ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है ये अंदर वाली साइड पे होती है, फिलामेंट है ऊपर जो है वो ट्रोपोमायोसिन जो है वो ऊपर से लिपटी हुई होती है। अब ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन फिलामेंट है ऊपर, एक्टिन ने जिस सिरे ने जाके मायोसिन के साथ बाइंड होना होता है ना, ट्रोपोमायोसिन उस सिरे को ढांप लेती है, एक्टिन है उस सिरे को ढांप लेती है। तो जब ये सिरा जो एक्सपोज होता है, एक्सपोज हो है ये मायोसिन के साथ जाके बाइंड होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस। तो नर्व इम्पल्स जैसे ही आती है तो मायोसिन हेड अटैच ऑन थिन फिलामेंट। चूंकि अब एक्टिन प्रोटीन है वो सिरा जो है वो एक्सपोज हुआ, तो मायोसिन है जो हेड है वो थिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच हुआ, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड ओवर हुए। स्लाइड ओवर होने का मतलब है यानी अब इनके दौरान जो वो लिंक डिवेलप हो गया जो आपस में जुड़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस। जब ये क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है वो ब्रिज बन चुका है। तो जैसे ही ब्रिज बनता स्लाइड ओवर होते हैं तो मसल ही जो लेंथ होती है, जो मायोफाइबर ही लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन, जिसे हमने सार्थोमेर का नाम दिया था, उसकी लेंथ भी जो है वो कम हो जाती है। जब सार्थोमेर ही लेंथ कम हो जाती है तो ए बैंड है अंदर
जो एच जोन पाया जाता है वो डिसअपीयर हो जाता है। जैसे ही एच जोन डिसअपीयर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ए बैंड ही लेंथ कम हो जाती है। ए बैंड मौजूद है अपनी जगह पर, इधर से भी आई बैंड है, थिन फिलामेंट ऊपर स्लाइड ओवर हुए हैं, इधर से भी आई बैंड है, थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड ओवर हुए हैं, जिसकी वजह से एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। एच जोन क्यों डिसअपीयर होता है? क्योंकि इधर से थिन फिलामेंट आ है, इधर से भी थिन फिलामेंट आ है, उन्होंने एच जोन को खत्म कर दिया, उस एरिया को खत्म कर दिया। लेकिन जो अंदर ए बैंड में थिक फिलामेंट मौजूद हैं वो अपनी लेंथ में उसी तरह मौजूद है, उसकी लेंथ में कमी नहीं आती। तो इस तरह जो है वो फिलामेंट से स्लाइडिंग ओवर से जो है वो मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अब कंट्रैक्शन है दौरान जब एक्टिन फिलामेंट है ऊपर, एक्टिन है ऊपर, ट्रोपोमायोसिन जो है वो चढ़ी हुई है। अब ट्रोपोमायोसिन को उतारने के लिए ताकि ये जो एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, एक्सपोज हो जाए और वो मायोसिन है साथ जाके क्रॉस ब्रिज बना ले, तो इसे जो एक्टिन हो एक्सपोज करने के लिए कैल्शियम रोल प्ले करती है, यानी क्रॉस ब्रिज बनवाने में कैल्शियम अपना रोल प्ले करती है। अब जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है, मोटर न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स लेके आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है पास। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है सार्कोलिमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ये जो सार्कोलिमा है ये उस नर्व इम्पल्स को लेके जाता है टी ट्यूब्यूल है पास, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है पास। ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं ये उस नर्व इम्पल्स को भेजती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पास। जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुंचती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दीवार है अंदर मौजूद जो रेट्स हैं, जहां से कैल्शियम रेट्स हैं, जहां से कैल्शियम जो है वो रिलीज होनी है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होते हैं, वो आते हैं साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म। जैसे ही ये कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में आते हैं तो अब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में रोल प्ले करे हैं। पहले हम पढ़ते हैं रेस्ट कंडीशन, यानी है रेस्ट की हालत में मसल कैसे होता है। रेस्ट की हालत में ये होता है, यानी ये थिन फिलामेंट है, ये एक्टिन का बना हुआ है, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन जो है वो लिपटी हुई है। इस ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया हुआ है एक्टिन ही वो वाली साइट जिसने थिक फिलामेंट पे जाके मायोसिन के साथ अटैच होकर क्रॉस ब्रिज बनाना है। तो जब इसकी ये साइट जो है वो एक किस्म से ढांपी हुई है तो इसका मतलब है अब क्रॉस ब्रिज नहीं बनना, जिसकी वजह से अब जो है मसल ने कंट्रैक्शन की हालत में भी नहीं जाना। अब जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्म है अंदर है, तो ये वाले कैल्शियम आयन जो है ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने से वो जो एक्टिन फिलामेंट है वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव होता है, स्लाइटली सा मूव होता है। जब ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है, आपको पता है एक्टिन फिलामेंट है अंदर तीन प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच होता है उससे थिन फिलामेंट थोड़ा सा मूव होता है। जैसे ही वो थोड़ा सा मूव होता है तो वो वाली साइट एक्सपोज हो जाती है जिसने क्रॉस ब्रिज बनाना है। तो वो जैसे ही थोड़ी सी एक्सपोज हो ही तो उसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो डिस्प्लेस हुई। जाहिर बात है ट्रोपोमायोसिन ऊपर लिपटी हुई है, अंदर से एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन थोड़ी सी बाहर आई तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है वो डिस्प्लेस में हुआ। जैसे ही डिस्प्लेस में हुआ तो फौरन से वो वाली साइट एक्सपोज हुई और उसने क्रॉस ब्रिज बना लिया मायोसिन के साथ। इस तरह ये फिलामेंट अब स्लाइड ओवर करेगा, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा होती है।
अब ये क्रॉस ब्रिज हो तोड़े हैं तो दोबारा फिलामेंट रिलैक्स की हालत में जाएगा। तो इस फिलामेंट है जो क्रॉस ब्रिज है उसे तोड़ने के लिए जो है वहां पर एटीपी की हाइड्रोलाइसिस की जाती है, जिससे एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी है पैदा होने से जो है वो यहाँ से ये क्रॉस ब्रिज टूटता है, जिसकी वजह से ये फिलामेंट दोबारा वापस जाता है और मसल जो है वो रिलैक्स की हालत में आता है। आगे है एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स। हमारे जिस्म में जितने भी मसल्स पाए जाते हैं वो तमाम मसल्स जो हैं वो जोड़े ही शक्ल में पाए जाते हैं। यानी एक मसल जो है वो अगर हड्डी हो उठाने में मदद दे रहा है, मसलन ये वाला जो मसल है ये इस टाइम इस बाजू को ऊपर ही तरफ उठा रहा है, तो ये वाला नीचे जो मसल है ये रिलैक्स हो रहा है, ये कंट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। जब मैंने ये बाजू वापस ले जाना है तो ये वाला मसल कंट्रैक्ट हो रहा है और ये वाला मसल जो है वो वापस रिलैक्स हो रहा है। तो ये जो जोड़े ही शक्ल में पाए जाने का मकसद ही ये है ताकि हड्डियां जो है वो प्रॉपरली मूव करें। अब एक मसल जब एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उस टाइम दूसरा मसल जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस जब डायरेक्शन एक दूसरे से उलट हो जाती है तो इसे हम नाम दे देते हैं ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल है। अब यहाँ पर चंद टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। पहला है लिगामेंट। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन और बोन हो आपस में जोड़ता है। जहां पर दो हड्डियां आपस में बराह रास्त जुड़ती हैं वहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो लिगामेंट है। और जहां पर बोन और मसल के दरमियान में अटैचमेंट हो तो वहां पर जो टिश्यू पाया जाता है वो है टेंडन। द टिश्यू विच अटैच द बोन्स विद मसल इज कॉल्ड टेंडन। अब मसल है दो सिरे हैं, ठीक है, यानी ये वाला मसल है तो एक सिरा इस एरिया से अटैच है, दूसरा सिरा इस एरिया से अटैच है। तो मसल है वो वाला सिरा जो स्टेशनरी रहे, जो मूव ना करे, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। मिसाल है तौर पर ये मसल है, ये वाला एरिया ओरिजिन है, तो इस एरिया ने इस बाजू को ऊपर हो खींचा, लेकिन इस एरिया जो है वो ये वाला एरिया जो है वो अटैच रहा है, वो नहीं मूव हुआ। तो वो एरिया जो मूव ना हो मसल है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। और वो मसल है एरिया जो उस हड्डी को अपनी तरफ खींचने में मदद दे, मूवेबल सिरा, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन। मूविंग एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड इंसर्शन। अब मसल का दरमियानी हिस्सा जो होता है वो सिरे की निस्बत जो है वो मोटा होता है। थिक पार्ट ऑफ द मसल इज कॉल्ड बेली। मिसाल है तौर पर जब मैंने मसल ऐसे किया तो ये जो हम आम जबान में बोलते हैं ये जो डोला बना है दरमियान से जो मसल उभरा है, तो दरमियान वाली जो मोटाई है उसे हम बोलते हैं बेली ऑफ द मसल। अब मसल दो तरह के होते हैं, या तो फ्लेक्सर मसल होते हैं या एक्सटेंसर मसल होते हैं। ये जो फ्लेक्सर मसल्स हैं ये बोन्स हो बेंड करवाने में मदद देते हैं। मिसाल है तौर पर इसी तरह ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मौजूद हैं, ये दो मसल्स हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अब ये मसल जो है सुखड़ रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बोन जो है वो ऊपर ही तरफ उठी है। वो मसल जो बोन हो कंट्रैक्ट करने में मदद देता है, सुखड़ने में मदद देता है, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। और वो मसल जो दोबारा हड्डी हो दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे लाने में मदद देता है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर मसल। तो फ्लेक्सर मसल्स बेंड द बोन एट ज्वाइंट, जोड़ पे जो है वो हड्डी हो मुड़ने में मदद देता है। इसी तरह एक्सटेंसर मसल है स्ट्रेटन द बोन एट ज्वाइंट, जो जोड़ पर दोबारा हड्डी हो अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने में मदद देता है। और ये दोनों मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के उलट हैं,
तो लिहाजा हम इन्हें एंटागोनिस्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है, कैल्शियम जो है वो किस प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, तो वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होती है। और दोबारा क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो पड़ती है। तो ये भी एक एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है वो ये पूछा जाता है, एक्टिन हो कौन सी प्रोटीन जो है वो ढांपे रखती है इन रिलैक्स कंडीशन, तो वो है ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन को ढांपती है। तो ये एमसीक्यू जो है वो पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैं साइड पर हो रहा हूँ, एक दफा स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हों। उतनी देर दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों के साथ मजीद शेयर भी करें। फी अमानिल्लाह।